नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट स्पेशल और आज हम बात करेंगे बजट को लेकर ही। लगातार आप देखिए किस तरह से बजट स्पेशल को लेकर अब आम जनता की सिफारिशें या फिर उम्मीदें जो है वो देखने को मिल सकती है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन 2024 में किस तरह से बजट पेश होगा और क्या क्या चीजें यहां पर रहेंगी, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस बीच में बताते चले कि 2023 में जिस तरह से काफी तरीके से राहत आम जनता को दी गई थी, क्या 2024 के बजट में ये बड़ी राहतें मिलेंगी या नहीं, ये बड़ी बात है। लेकिन उस बीच में आम जनता की क्या कुछ यहाँ पर डिमांड्स रहेंगी, उम्मीदों पर खरा किस तरह से सरकार यहाँ पर उतरेगी, क्योंकि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला अहम बजट होगा और इस बजट के अंदर काफी तरीके से नजर हर किसी की रहेगी। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ केएल अरोड़ा जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। संदीप कुमार वर्मा है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत। अमिताभ कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर केएल अरोड़ा जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से 23 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा और उसके बाद काफी उम्मीदें लोगों की बताई जा रही हैं कि यहाँ देखने को मिल सकती है, यानी कि उम्मीदें बहुत ज्यादा लोगों की बनी हुई हैं। जिस तरह से पिछली बार 2023 में अगर हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 19% इकोनॉमी जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर से आती है, तो उसमें काफी तरीके से फोकस किया गया था सरकार की तरफ से और हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, स्टार्टअप आदि को बढ़ावा दिया गया था, जिसमें कृषि सेक्टर को आगे किस तरह से लाना है इस पर फोकस था। लेकिन इस बार मिडिल क्लास को तोहफे की उम्मीद है, एंजल टैक्स हटाने की यहाँ पर सिफारिश जो है वो हो सकती है। लगातार 7वीं बार जिस तरह से बजट यहाँ पेश होगा, तो किस तरह से इस पूरे बजट को इस बार देख रहे हैं, कितना खास ये बजट होने वाला है? ऐसी योजनाएं हैं जिनका इस बार अनाउंसमेंट हो सकता है। बजट की आपने जहां तक बात करी कि टैक्स को लेकर के भी काफी कुछ मिनिस्ट्री की अपनी अपनी मंत्रणा चल रही है, जिसको लेकर के उसमें भी काफी बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। अभी ये कहना एकदम से ही कहना कठिन होगा कि जो हम चाह रहे हैं क्या वही है या सरकार अपने तरीके से कुछ सोच रही है। लेकिन आप एक चीज को ध्यान में रखिए कि किसानों के लिए हो, चाहे वो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए हो या छोटे बिजनेस व्यापारियों के लिए हो, जीएसटी में कुछ राहत हो, या इस तरीके की जो घोषणाएं हैं वो हमें देखने को मिलेंगी सरकार की तरफ से। अब वो क्या घोषणाएं होती हैं, क्या उसमें बदलाव होते हैं, वो किसी बजट अनाउंसमेंट होने के बाद ही उसके ऊपर क्लैरिटी दी जा सकती है। लेकिन अभी सरकार की तरफ से भी एक पिछले कुछ दिनों से अलग अलग स्टेटमेंट आ रहे हैं कि सरकार किन पॉइंट्स पे जाके काम करना चाहती है, किन किन मुद्दों को उन्होंने पहले रखा हुआ है। तो उसमें सबसे पहला मुद्दा जो है वो किसानों का है, क्योंकि आपने भी पिछले काफी टाइम पहले देखा होगा किसानों में भी एजुकेशन वगैरह काफी ज्यादा हो रहे थे। तो उसको देखते हुए सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहती है कि जिसमें आने वाले समय में किसानों को लेकर के सरकार को कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। ठीक है अमिताभ जी, अगर मैं आपके पास आऊं, जिस तरह से यहाँ पर आप देखिए अरोड़ा जी कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले अहम रहेगा कि किसानों के लिए बजट में क्या कुछ रहेगा, क्योंकि जिस तरह से पहले भी मैंने अपनी डिटेल में बता दिया कि 2023-24 के बजट में यहाँ पर एग्रीकल्चर पर किस तरह से खर्च जो पैसा किया गया था उसमें बजट में इजाफा काफी तरीके से देखा गया था। लेकिन उस बीच में फायदा यहाँ पर आपने देखा था कि जो सरकार का ऐलान हुआ था वो कावेरी सीड्स, धानुका, एग्रीटेक, बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड्स और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज लिमिटेड जैसी शेयर मार्केट के लिस्टेड कंपनियों को इसका फायदा ज्यादातर हो सकता था, इसके लिए अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि राजनीति के तौर पर भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है कि बजट इस बार काफी अहम होगा, क्योंकि एनडीए भी बीच में है और जाहिर तौर पर विपक्ष भी काफी तरीके से इस बार स्ट्रांग है। निश्चित रूप से बजट बेहतर होना ही चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगातार सरकार की आय बढ़ रही है। जीएसटी कलेक्शन इतना बढ़िया हुआ है, आरबीआई ने इतना बढ़िया डिविडेंड दिया है, सारी पीएसयूज ऑलमोस्ट जो है वो लाभ की स्थिति में चल रही हैं, बैंक लाभ की स्थिति में आ गया है, काफी नुकसान उनका खत्म हो गया है, कम हो गया है, एनपीए 5% से भी नीचे आ गया है जैसे जानकारी है। तो सरकार के पास धन की कमी नहीं है और जिन सेक्टर्स को सपोर्ट करना है उसको पूरा सपोर्ट करो। किसानों को निश्चित रूप से सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि सरकार भी चाह रही कि उनकी आय जो है वो दुगनी हो। तो मुझे लगता है कि सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए कि उनकी आय दुगना करने के लिए उनके लिए नए रास्ते तलाशे, आय के बजाय सीधे हाथ में पैसा देने के, उनके लिए नए रास्ते तलाशे और उनको सपोर्ट दे। क्योंकि सरकार कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आती है
लेकिन उसका फायदा किसान सीधे नहीं उठाते। छोटे छोटी योजनाएं ऐसी हों, ऐसे सेक्टर्स स्थापित करें ग्रामीण क्षेत्रों में जिसमें कि टेक्निकल ज़्यादा जाने की जरूरत गांव वालों को नहीं पड़े, और वो टेक्निकल और मार्केटिंग सपोर्ट गांव वालों को दे, और उनको फिर कुछ वैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वगैरह में उनको ट्रेनिंग दे कि कैसे वो काम करे। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा बेहतर तरीका होगा। हालांकि सरकार मुझे लगता है इस बार कर्ज माफी पे कुछ ध्यान देगी, जो आसान तरीका है किसानों को खुश करने का सबसे बढ़िया, सबसे बेहतर तरीका होता है, उस पर वो जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी। और कुछ उनके लिए जो किसान सम्मान निधि है उसमें शायद बढ़ोतरी की सूचना मिलेगी कि उसमें भी कुछ बढ़ोतरी, इस बार मोदी जी का इशारा है कि उसमें भी कुछ बढ़ोतरी की जाए ताकि किसान जरा सा खुश हो। जो हमारे पास चूंकि अब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज को काफी सपोर्ट किया जा रहा है, तो ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि जो टॉप ग्रेड की इंडस्ट्रीज हैं, जो विदेशी जो इन्वेस्टमेंट है उसको आकर्षित करने के लिए, लेकिन वो तो पहले ही एग्रोटेक को मद्देनजर रखते हुए सरकार काम कर रही है। उसके साथ डिजिटलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन को लेकर काम हो रहा है। कई ऐसे उपकरण हैं, आप देखिए आधुनिक तौर पर इस्तेमाल जिस तरह से किए जा रहे हैं इस बार। किसानों के संदर्भ में आप बोल रही हैं? जी नहीं, किसानों के संदर्भ में देखिए मैं बहुत सारी चीजों को जो समझता हूँ, जैसे किसान कुछ भी बनाता है, पैकेजिंग उसका करना है या उसका स्टैंडर्डाइजेशन करना है, उसका कोई सर्टिफिकेशन करना है, तो सरकार को चाहिए कि जिले के जो पंचायत हैं, 4-5 पंचायतों को मिला करके वहाँ पैकेजिंग इंडस्ट्री का वो वहाँ पे लगा दे, पैकेजिंग सिस्टम ऐसा लगा दे जहाँ किसान, अब हर किसान तो पैकेजिंग की मशीनें नहीं खरीद सकता, वहाँ किराए पे किसान अपना पैकेजिंग करवा ले, वहीं पे उसका सर्टिफिकेशन होने का ऐसे वहाँ पे सेंटर्स खोल दे जहाँ वो जाकर के अपने जो भी प्रोडक्शन है उसका सर्टिफिकेशन करवा ले, और वहीं पे उनके लिए एक मंच दे दे जहाँ से ऐसे लोग वहाँ बैठे हो जो निर्यात में और मार्केटिंग के मास्टर लोग हों, वो किसानों को रजिस्टर करके उनके प्रोडक्ट्स को ये करके मार्केट और एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था करें, ताकि किसान को कुछ खास केवल प्रोडक्ट बनाने के बाद ज्यादा झंझट नहीं हो। ऐसा एक सपोर्ट उनको देंगे वहां पे, तो किसानों को बहुत आसानी होगी उनकी आय बढ़ाने में। ठीक है। आप बना देते हैं, अभी जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक सोलर की जो योजना है, सोलर आप लगाइए खेतों में और पैसे दे के कमाइए। अब वो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें किसान नहीं इन्वेस्ट कर सकता, उसको कुछ पैसे इन्वेस्ट करने, किसान नहीं इन्वेस्ट कर सकता है उसमें। तो हो क्या रहा है, उसके लिए तो सब्सिडी और लोन भी तो दे रही है सरकार, हो सकता है कि उसमें बढ़ोतरी की जाए। आर्य अरोड़ा जी जवाब दीजिए। अरोड़ा जी, संदीप जी मैं आपके पास आ रही हूँ। किसानों के लिए जो वो कह रहे हैं कि सब्सिडाइज आप जो बता रहे हैं, तो उसके लिए काफी सारी ऐसी योजनाएं ऑलरेडी चल रही है जिनमें किसान अगर अपने फार्म में जाकर के अगर वो सोलर लगाता है तो उसको सरकार सब्सिडी देती है। अगर वो अपने ट्यूबवेल से रिलेटेड या कोई भी उसको जिसमें अपनी फसल की ग्रोथ से रिलेटेड अगर वो कुछ भी करता है तो सरकार उसको सब्सिडाइज करती है। तो का जो कहना है अमिताभ कुमार जी, वो कहीं ना कहीं तक गलत नहीं है, लेकिन हर पंचायत के लेवल पे उसको मॉनिटरिंग करना कि वहां पे कोई गड़बड़ ना हो, क्या जो सरकार चाह रही है वही हो रहा है, वो बहुत ही एक मुश्किल टास्क है। मैं ये नहीं कहता कि वो इम्पॉसिबल है, लेकिन वो एक इतना मुश्किल टास्क है कि उसको करने के लिए समय लगता है, और समय सरकार के पास में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सरकार को जो करना है वो इमीडिएटली करना है, क्योंकि नाराजगी का जो लेवल है वो सबने देखा। हाँ ठीक है संदीप जी, एक तरफ तो नाराजगी है, दूसरी तरफ बजट है और तीसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी हैं, लेकिन इस बीच में 2047 का लक्ष्य लेकर सरकार चली है, तो आगे आने वाला फ्यूचर किस तरह से होगा, इस पर रोड मैप तैयार करने की कोशिश हो रही है। टूरिज्म में काफी तरीके से संभावनाएं जताई गई थी कि इसे बढ़ाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात हुई थी, मेटल और सीमेंट को लेकर बात हुई थी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर बात हुई थी। इस बार बजट में किस तरह से आप लोग एक बदलाव देखना चाहते हैं, जिस तरह से आम जनता की उम्मीदें हो सकती हैं? धन्यवाद आशा जी। देखिए, इस बार का जो बजट है थोड़ा सा बाकी बजट से काफी अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार सरकार का जो मंशा है वो 2047 को लेके है। वो नहीं चाहेगा कि वो किसी भी तरीके की ऐसी कोई कमियां रहे जिससे भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो,
और कोई दिक्कत हो, क्योंकि उसका मेन फोकस है वो किसान है। देखिए अभी रूस में, रसिया में जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और किसान के बारे में बताते हैं कि देखिए इन्फ्लेशन पूरे विश्व में था, बट हमारा देश इसलिए था क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और एग्रीकल्चर को उन्होंने काफी फोकस किया था और काफी डिस्कस किया था। तो उनका जो मेन फोकस होगा इस बार बजट में, जो मुझे लगता है ऐसा कि किसान तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी और दूसरी प्रायोरिटी जो होगी उनकी रक्षा होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी जो फोर्सेस है या जो इक्विपमेंट है उसकी क्या जरूरत है, वो एक इम्पोर्टेंट होगा। और तीसरा जो सबसे ज्यादा होगा वो होगा एजुकेशन और बेरोजगारी, कि ये जो बेरोजगारी है, जो एमएसएमई है, इसको किस तरीके से ग्रोथ किया जाए, किस तरीके से बढ़ाया जाए, ताकि आने वाले भविष्य में ये जो बेरोजगारी, जो क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब इतना नहीं है मार्केट में। अभी एक डेटा है जो मैं अभी स्टडी कर रहा था कि लगभग ऐसे 30 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, लेकिन वो 30 करोड़ जो लोग बेरोजगार हैं उसमें ऐसा नहीं है कि वो सारे लोग बेरोजगार हैं। बहुत सारे लोग छोटे छोटे काम कर रहे हैं, एमएसएमई चला रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो सरकार के पास रजिस्टर्ड करती है कि हम बेरोजगार हो, क्योंकि सरकार के पोर्टल पे ऐसा आ जाता है। लेकिन क्या मैं मान लिया कि 50% भी लोग उसमें बेरोजगार हैं, तो क्या सबको सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है? आप सारी डेटा उठा के देख लीजिए तो 1 से 1.25 करोड़ सरकारी नौकरी से जितने भी स्टेट है केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा कि सबको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो सरकार इस पे पूरा फोकस करेगा, एमएसएमई पे, छोटे छोटे जॉब पे। संदीप जी, ज्यादातर आप देखिए इस बार रोजगार पर ही फोकस होने वाला है, क्योंकि संसद के अंदर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि हम सबसे ज्यादा फोकस इस बार रोजगार पर भी कर रहे हैं, जिसमें असम से उन्होंने शुरुआत की थी कि किस तरह से यहाँ पर हम सेमीकंडक्टर को लेकर काम कर रहे हैं। आ रही हूँ अरोड़ा जी, लेकिन टूरिज्म सेक्टर को भी चिन्हित करने की बात हुई थी कि होम स्टे वहां पर होगा, मिशन यूथ के साथ युवाओं को जोड़ा जाएगा, बॉर्डर के अंदर आउटरीच प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, मुद्रा योजनाएं चलाई गई, जिसमें बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम शुरू कर दिया गया, जिसमें टूरिज्म में 50 डेस्टिनेशन को पहचान करने के बाद रिमोट करने का ऐलान कर दिया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर में 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड्स बनाने का ऐलान, जिसमें इसके अलावा 2.4 लाख करोड़ रुपए का जो रिकॉर्ड था आवंटन इस बजट में जो 2023 में हुआ था उसमें किया गया था। अब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, जिसमें सरकार 4000 मेगावाट की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने की कंपनियों को आर्थिक सहयोग यहाँ पर करेगी, तो वहां पर भी तो रोजगार जनरेट होंगे कि नहीं? बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था कि देखिए रोजगार जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ नौकरी देकर, रोजगार स्वरोजगार पे भारत सरकार का बहुत फोकस है और किसानों को इसलिए फोकस है क्योंकि देखिए जो रॉ मटेरियल है वो किसान के पास है। अभी देखिए ना, ग्रीन एनर्जी की बात करें तो नितिन गडकरी जी का अब एक बयान आया था कि मैं किसान को इतना सशक्त बना दूंगा कि किसान अपनी खुद जो पेट्रोल के भाव में वो ग्रीन एनर्जी बिका करेगा, और उसके लिए इथेनॉल पे काम काफी कर रहे हैं वो लोग, और इथेनॉल की गाड़ियां बहुत सारे बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप करके गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है। तो ई व्हीकल हो गया, ग्रीन एथेनॉल एनर्जी हो गया, इन सब चीजों पे सरकार का काफी फोकस है। और किसानों को किस तरीके से जोड़ा जाए, चाहे वो ड्रोन हो या ड्रोन के थ्रू जो आजकल जो है बीज और बाकी जो है फर्टिलाइजर को जो फैलाव हो रहा है किसानों के लिए काफी हेल्पफुल मदद दे रहा है, तो उसका किस तरीके से हो, वेदर मॉनिटरिंग किस तरीके से हो, और किसान का जो वेदर फोरकास्टिंग है वो बिल्कुल एक्यूरेट करके दिया जाए, किसान के जो मृदा परीक्षण, मिट्टी का जो परीक्षण है वो प्रॉपर तरीके से हो। और देखिए सरकार एक और काम कर रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंक्यूबेशन सेंटर बना रही है, एक रिसर्च लैब बना रही है, ताकि किसानों को और युवाओं को उसके साथ जोड़ा जाए, उनका स्किल इनहांस करके, और उनको किस तरीके से प्रोडक्ट बनाना है, किस तरीके से पैकेजिंग करना है और किस तरीके से उनको मार्केट में उतारना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज देना, ये सब ऑलरेडी किसान के लिए और साथ ही साथ जो युवा है, जो बेरोजगार है, जिसको मेन फ्रेम में लाना है, उसके लिए सरकार ऑलरेडी काम कर रही है। तो सरकार का बजट इसमें होगा कि बहुत ज्यादा एलोकेट करेगा। और एक आशा जी, एक और बात समझने वाली बात है कि जो मंत्रालय, क्योंकि जो मोदी गवर्नमेंट है वो मंत्रालय में काफी फोकस्ड है कि आपको जो बजट एलोकेट हो रहा है आप कितना खर्च कर पा रहे हैं। मैं अंदर की बात आपको बता रहा हूँ कि बजट पे सरकार का इस बार इस तरीके का फोकस है कि जो भी बजट अलॉट होगा, जिस भी डिपार्टमेंट को अलॉट होगा, आपको मैक्सिमाइज करके उसको यूटिलाइज करना है, जिससे कि जन जन तक वो बात पहुंचे और जन जन तक सबका फायदा मिल सके। सरकार के इस पे पूरा नौकरी पेशा लोगों को बड़े तोहफे की तैयारी में सरकार है, इस तरह से उम्मीदें जरूर जताई जा रही हैं। बजट में ये 3 ऐलान संभव हो सकते हैं कि 2024 और 25 में जो केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, शुरुआती तौर पर नौकरी पेशा लोग टैक्स के जो मोर्चे पर कुछ राहत इन्हें मिल सकती है, उसके बाद खपत को बढ़ावा मिल सकता है, खर्च में जो वृद्धि हो रही थी आप देखिए उसमें कहीं ना कहीं राहत हो सकती है। तो जिस तरह से उम्मीदें जताई जा रही हैं, क्या क्या उम्मीदें
नौकरी पेशा लोगों की रहेंगी और सरकार उस पर कितना खरा उतरेगी। लेकिन संभव ये भी है, संकेत ये भी है कि राहत जरूर होगी। 2023 के बजट में ऑलरेडी सरकार ने न्यू रिजीम एंड ओल्ड रिजीम को लेकर के टैक्स में बदलाव किए थे, जिसमें काफी लोगों को इसका फायदा मिला है। हाँ। और सरकार इसको सिंप्लीफाई करने के लिए न्यू रिजीम में कुछ चीजें और लेकर के आएगी, जो काफी नौकरी पेशे वालों के लिए इसमें काफी बेनिफिशियल होने वाला है। और आपके एक सवाल का मैं जवाब दे दूं, आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करी है, तो 2023 का जो आंकड़ा है वो था 37%, और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो आंकड़ा हो चुका है वो हो चुका है 66%। ठीक। तो ये एक ह्यूज चेंज है भारत के अंदर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आना, और लोग इसको खरीदना भी अब पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी के ऊपर जब बात आ जाती है, क्योंकि फ्यूल के रेट्स भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, कुछ स्टेट्स में तो और ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो लोग ये प्रेफर कर रहे हैं कि फ्यूल, अब मैं हाइब्रिड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है उनकी जो परसेंटेज है वो 66% हो गई है। ठीक है। और जब ये 2023 जब बजट आया था तो उसमें था 37%। ठीक है, अब आ जाइए सरकारी नौकरियों पर, नौकरी पेशा लोगों पर आ जाइए। हाँ जी, हाँ। नौकरी पेशा लोग जो हैं उनके लिए जो है न्यू रिजीम टैक्स को लेकर के अब वो बजट, वो उनकी सैलरी का जो स्लैब है, जो उनका टैक्स परसेंटेज है, वो उनके पैकेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे जाकर के बात कर रहे हैं। बात आ जाती है मिडिल क्लास की, जो मीडियम मैनेजमेंट में लोग काम करते हैं, तो उनके लिए मेरे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पिछली बार भी जिसके ऊपर जिक्र किया गया था, न्यू रिजिम जो टैक्स की आई थी, उसमें बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ था। लेकिन उस बीच मेरे को जो लगता है कि सरकार, हाँ करिए पूरी करिए अपनी बात। जो सरकार जो अपना जो सिनेरियो है वो चेंज करेगी, वो न्यू रिजिम टैक्स स्लैब में ही चेंज होगा। ये भी हो सकता है कि उसकी जो सीमा है उसको बढ़ा दिया जाए। लेकिन जिस तरह से 2023 की आप ही खुद ही बात कर रहे हैं, व्यवस्था के तौर पर टैक्स स्लैब में जो संशोधन किया गया था, लाया गया था, उसमें मूल रूप से जो छूट दी गई थी उसकी सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए करना, और 5 करोड़ रुपए से ज्यादा आय वाले व्यक्तियों के लिए सरचार्ज को 37% से घटाकर 25% करना शामिल किया गया था। लेकिन जिस तरह से आकर्षण को लेकर किस तरह से हम नौकरी पेशा लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं, इस बार अगर थोड़ा सा बढ़ाया जाता है या कमी होती है, ये तो 2024 का जब बजट पेश होगा 23 जुलाई को उसी वक्त सामने आएगा। लेकिन अगर भारद्वाज जी हम यहाँ पर बात करते हैं, जिस तरह से लगातार आप देखिए देश के अंदर मिडिल क्लास लोगों की बात होती है, तो इस बार आम बजट में मिडिल क्लास को बड़े तोहफे की उम्मीद है। क्या लगता है कि किस तरह से वो स्टैंडर्ड डिडक्शन से जुड़ी हुई राहत यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि संकेत है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन से जुड़े हुए राहत जरूर इस बार बजट में होगी। अमिताभ जी जवाब दीजिएगा। टैक्स में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो उसका लोअर ये जो है वो 10 लाख तक बढ़ा दिया गया, 10 लाख तक की रकम को, वो भी आय है, उसको टैक्स फ्री कर दिया जाए। बेसिकली इस अगर मिडिल क्लास को अगर कुछ छूट देना चाहती है सरकार, तो मुझे लगता है इसको ये छूट उसे मिलनी चाहिए, और इस पे सरकार हो सकता है काम कर रही हो, क्योंकि इस पे काफी बातचीत हो रही है, लगातार बातचीत। जो टॉप लेवल है, मेरी जानकारी ये है कि विदेशी जो इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने के लिए, उनके टैक्स स्लैब में भी सरकार कुछ कमी करने जा रही है, उसको बढ़ाने नहीं जा रही है, उसको और कम करने जा रही है। उस लिहाज से देखें, क्योंकि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियां यहाँ आए, हाँ। और वो जो टैक्स हेवन देशों में जाती हैं जिस लालच में ना, तो उनको इस तरफ आकर्षित, भारत में आकर के प्लांट लगाने के लिए आकर्षित करने की योजना बना रही है, क्योंकि भारत ये चाह रहा है कि कुछ खास मामलों में भारत एक एक्सपोर्टर देश बने, मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाए, इसकी कोशिश हो रही है। जिस तरीके से चीन से काफी कंपनियां वहां से हटना चाहती हैं, तो वो वहां से बाहर निकल रही हैं, तो वो भारत में आए, ये कोशिश हो रही है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि अमीरों के टैक्स में भी कुछ कमियां होंगी, और ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ आकर के अपना निवेश कर पाए, जो मेरी जानकारी है। ठीक है संदीप जी,
जिस तरह से 8 रुपए यहाँ पर बढ़ाने की बात हुई थी, लेकिन फिलहाल अगर मैं उसको पूरे तरीके से आपके सामने रखूं तो 8,000 रुपए मिलने की संभावना है। रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि सरकार की तरफ से जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को यहाँ पर बनाया गया था 6,000 रुपए से बढ़ाकर अब 8,000 कर दिया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से 2-2 हजार रुपए में जो इजाफा होगा, क्या वो 3 किस्तों में जिस तरह से दी जाती है, सरकार इस योजना के फायदे को बढ़ाएगी? क्योंकि 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिलता है। क्या लगता है कि अगर इसे बढ़ाया जाता है तो फिर किसानों के मुद्दे को जिस तरह से हवा दी जा रही थी वहां पर कहीं ना कहीं सरकार को राहत जरूर मिलेगी? क्योंकि एक बड़ी चुनौती संसद के अंदर किसानों का मुद्दा भी है, एमएसएमई को लेकर बात हो रही है, उसके बाद C2 50% को लेकर बात हो रही है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही थी। जी देखिए, जहां तक मुझे पता है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट पे काफी काम चल रहा है और जब मोदी सरकार बनने वाली थी उससे पहले ही ऑलरेडी उन्होंने 100 दिन का जो एजेंडा था उसमें स्वामीनाथन का एजेंडा एक और महत्वपूर्ण था जो ऑलरेडी अपने कैबिनेट के साथ डिस्कस कर चुके हैं कि मुझे इस पे मैक्सिमम जो पॉइंट है उस पर हमें काम करना किसी भी तरीके स्वामीनाथन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और देखिए जहां रही बात एमएसपी की, देखिए एमएसपी का मेन जो फोकस है भारत सरकार का, क्योंकि देखिए सिंधु बॉर्डर और बाकी बॉर्डरों पे किसान का अपना जमावड़ा स्टार्ट हो चुका है धीरे धीरे, तो इस बार का जो गवर्नमेंट है, इस बार का जो बजट है वो देखिए दूसरे तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं कि सरकार मेजोरिटी में है तो जो है अपनी मनमानी तरीके से भी कर सकते हैं, सरकार के ऊपर भी बहुत ज्यादा दबाव है और किसानों का एक अलग टाइप का दबाव है। तो किसानों के लिए जो एमएसपी है उनके लिए वो प्रायोरिटी है। देखिए किसान सम्मान निधि अगर 2,000 बढ़ भी जाएगा तो वो क्वार्टरली ही देंगे, 3-3 मंथ के अंदर ही देंगे, लेकिन जो उनका फोकस इस पे ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादा जो फोकस रहेगा वो फोकस रहेगा कि किसानों की जो एमएसपी है वो बढ़ जाए, जिससे कि किसान की जो बात है, जो किसान की बात नहीं रख पाया जा रहा है बहुत सारे फसलों में, उसकी बात को रखा जाए, वो बजट वहां एलोकेट किया जाए जिससे किसानों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, हम जिस एंगल से सोचते हैं उस एंगल से किसान या जनता नहीं सोचती, जनता जिस तरीके की चाहती है उस तरीके का सरकार को भी झुकना पड़ता है और करना पड़ता है। ठीक है अरोड़ा जी, आरबीआई ने एक और यहाँ पर बैंक पर जिस तरह से ताला लगा दिया, पीएनबी पर बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन उस बीच में एक्शन की वजहें काफी तरीके से रही। ग्राहकों को क्या मिलेगा ये बड़ा सवाल था, क्योंकि जिस तरह से बैंक का जो जमाकर्ता यहाँ पर जो बीमा जमा करवा रहे थे, ऋण गारंटी जो रखी गई थी जिसमें कि DICGC से अपनी जमा राशि पर 5 लाख रुपए तक का जो दावा राशि पाने का हकदार होगा, आरबीआई ने कहा था कि यह सहकारी बैंक में लगभग 99.96% जमाकर्ता अपनी जमा राशि को पूरी राशि के तौर पर अपने हकदार के तौर पर उसे प्राप्त कर सकता है। क्या इसमें कोई बदलाव होगा? क्योंकि पीएनबी पर काफी तरीके से एक्शन हुआ है, कुछ राहत मिल सकती है लोगों को। अरोड़ा जी, अमिताभ जी जवाब दीजिएगा प्लीज इस पर। देखिए पीएनबी पे जो एक्शन हुआ है वो उसके कुछ डेटा जो था वो समय पे जमा नहीं करने के लिए एक्शन हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे उसका कोई संबंध होगा। लोगों के जमा के ऊपर जो मैक्सिमम जो ये है बेनिफिट जो है वो दिया हुआ है कि इतना मिनिमम आपको मिलेगा अगर आपका जमा अगर बैंक डूबता है किसी स्थिति में, उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई बदलाव करने की यहाँ पे कोई जरूरत होगी। मैं जो बेसिक जो बातें जो कह रहा हूँ ना, देखिए गवर्नमेंट को एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि जो हमारे किसान, छोटे किसान, छोटे रोजगार करने वाले जो लोग हैं ना, उनको कैसे इंटीग्रेट करके बड़े सिस्टम में लाया जाए, उनको लाभ पहुंचाया जाए। होता यह है कि जो सरकार की योजनाएं जाती हैं वो इस लेवल के किसान उसको अवेल कर सकते हैं जो अच्छे पैसे वाले हैं, छोटे किसान उसको नहीं अवेल कर सकते हैं। सोलर सिस्टम वाली जो बात है ना, सोलर सिस्टम में मिनिमम भी जो पैसा लगता है वो किसान, छोटे किसान देने की स्थिति में होते नहीं है। इस वजह से बीच में दलाल कंपनियां घुस जाती हैं और उस किसान के नाम पे उस बिजनेस को उठाने की कोशिश करती हैं, जिससे किसान को फिर जो है ना छाछ पीने को मिलती है, मक्खन उस तक नहीं पहुंचता है। ठीक है अरोड़ा जी, एमएसपी की जहां तक बात है, हाँ ठीक है अरोड़ा जी, एक छोटा सा जवाब मुझे आपसे चाहिए। जिस तरह से स्टार्टअप कंपनियों पर एंजल टैक्स हटाने की सिफारिश की है, लेकिन वित्त मंत्रालय अंतिम निर्णय लेगा और आयकर विभाग ने पिछले साल सितंबर में एंजल टैक्स नियमों को अधिसूचित किया था, जिसमें निवेशकों को गैर सूचीबद्ध स्टार्टअप की तरफ से 0 शेयरों का मूल्यांकन करने की एक व्यवस्था भी इसमें शामिल थी। क्या लगता है कि इस पर कोई कदम उठाए जा सकते हैं अब? देखिए इसमें चेंजेस करने के लिए सरकार ऑलरेडी कह भी चुकी है
इसके बारे में पिछला जो बजट आया था जिसमें जो एप्लीकेबल नहीं हुआ था, जिस इलेक्शन से पहले जो आया था, उसमें इस चीज को लेकर के जिक्र भी किया गया था। लेकिन अब उसमें बदलाव क्या आता है वो बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा। जो मैंने आपको बताया ना, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, जो स्टार्टअप कंपनीज हैं, उसमें स्टार्टअप इंडिया के तहत उनको क्या बेनिफिट दिया जाता है वो बजट आने के बाद ही पता चलेगा। इसमें कुछ कंपनीज क्या करती थी, जो एक्शन की आप बात कर रहे थे, जो इनकम टैक्स को लेकर के बात कर जल्दी रहे से थे, कीजिएगा, कुछ समय का कंपनी अभाव है। शुरुआती दौर में, हाँ, ओके, शुरुआती दौर में ही क्या कर रही थी कि वो बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेकर के उसको लाइक जैसे मनी लॉन्ड्रिंग होता है उस तरीके से यूज कर रही थी, इसलिए इनकम टैक्स ने उनके ऊपर पाबंदियां लगाई थी। अब उन सब चीजों को संशोधन करते हुए सरकार ने ये कर दिया है कि धीरे से वो सारी चीजें बदलाव में आएंगी, उनके अलग से नियम सारे के सारे पॉसिबिलिटी जो हैं उनको थोड़ा कम किया जाएगा, नियमों में बदलाव किए जाएंगे और जाहिर सी बात है नए स्टार्टअप्स को कुछ राहत दी जाएगी। ठीक है संदीप जी, महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है बजट में, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा प्लीज, कम समय में। देखिए, महिलाओं के लिए बहुत बजट खास रहेगा क्योंकि उनको किचन से रिलेटेड जो चीजें कंज्यूमर्स प्रोडक्ट से रिलेटेड पे उस पे हो सकता है जीएसटी में कुछ बदलाव हो और कुछ छूट हो, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी सोच रही, क्योंकि 33% का आरक्षण मिला है महिलाओं को, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए बजट को बनाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी जुड़ने के लिए। अरोड़ा जी आपका भी धन्यवाद, अमिताभ जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल बजट स्पेशल आप देख रहे थे कि 2024 का बजट कितना खास होने वाला है, तो हर एक सेक्टर में किस तरह से बदलाव होगा, क्या टैक्स रेजिम के अंदर बदलाव देखने को मिल सकता है, या फिर किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा इस बार आपने देखा कि तूल पकड़ता चला गया, तो बजट के अंदर क्या किसानों के कर्जे को माफ किया जाएगा या किस तरह से राहत यहां पर होगी, क्योंकि एक तरफ बजट पेश होगा और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भी हैं और स्ट्रांग ऑपोजिशन भी इस बार संसद के अंदर है। देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि बजट किस तरह से रहेगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।